जरा एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करिए और कल्पना करिए अगर आज आपको कश्मीर जाने के लिए पासपोर्ट लगता, गुजरात जाने के लिए वीज़ा बनवाना पड़ता और हैदराबाद जाने के लिए एक अलग करेंसी खरीदनी पड़ती, तो क्या आप उसे भारत कहते? शायद नहीं। प्यारे साथियों, नमस्कार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। जो घर अंदर से बटा हो वो खड़ा नहीं रह सकता। 1947 में अंग्रेज हमें ऐसा ही एक बटा हुआ घर देकर गए थे। भारत 565 टुकड़ों से बिखरा हुआ था। हर राजा का अपना कानून, अपनी सेना और अपना अहंकार था। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान कह रहे थे कि भारत एक देश के रूप में 5 साल भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन उन विद्वानों को यह नहीं पता था कि भारत की मिट्टी में एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसका इरादा हिमालय से भी ऊंचा और संकल्प लोहे से भी सख्त है, जिसने एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में कठोरता लेकर उन 565 टुकड़ों को जोड़कर एक संपूर्ण भारत का नक्शा बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। आज हम पटेल जी को लौह पुरुष कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह लोहे जैसा मजबूत इरादा बना कैसे? 1947 से पहले जब भारत गुलाम था, तब वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद के सबसे महंगे वकीलों में से एक थे, जो विलायती सूट पहनते थे और अंग्रेज़ों के क्लब में जाते थे। लेकिन जब वो गांधी जी से मिले तो उनके अंदर देश प्रेम की भावना ऐसी जगी कि उन्होंने अपनी चलती हुई वकालत को आग लगा दी, अपने विलायती कपड़े जला दिए और खादी अपना ली। 1928 के बारदौली सत्याग्रह में जब अंग्रेज़ों ने किसानों पर 22 से 30% टैक्स लगा दिया था, तो वो वल्लभ भाई पटेल जी ही थे जिन्होंने किसानों को एकजुट किया। अंग्रेज़ों ने उनकी ज़मीनें जब्त कर लीं, जानवरों को नीलाम कर दिया, लेकिन पटेल जी ने किसानों को झुकने नहीं दिया। अंत में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और टैक्स वापस लेना पड़ा। उस जीत के बाद बारदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, क्योंकि वो सिर्फ नेताओं वाले भाषण नहीं देते थे। 1930 का नमक सत्याग्रह हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, सरदार पटेल जी ने अपने जीवन के लगभग 6 साल अंग्रेजों की काल कोठरी में बिताए। अहमदनगर किले के जेल में रहते हुए उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। आज हम बात करेंगे उस लौह पुरुष और उस ऑपरेशन के बारे में जिसने दुनिया के सबसे अमीर आदमी को भारत के कदमों में झुका दिया। सरदार पटेल जी ने आज़ादी के बाद अपनी ज़बरदस्त कूटनीति से 562 रियासतों को तो भारत में मिला लिया था, चाहे त्रावणकोर हो या जोधपुर। उन्होंने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके सबको मना लिया। लेकिन 3 रियासतें गले की हड्डी बनी हुई थी, जूनागढ़, कश्मीर और भारत के पेट के बीचों बीच एक सबसे बड़ी मुसीबत हैदराबाद। किसी और वीडियो में आपसे जूनागढ़ और कश्मीर के भारत में मिलने की सरदार पटेल जी के महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जानते हैं कि हैदराबाद के भारत में विलय के बारे में। हैदराबाद कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, 82,000 वर्ग मील का इलाका, जो आज के इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से भी बड़ा था, जिसके शासक थे निजाम मीर उस्मान अली खान। इनकी ताकत का अंदाज़ा आप इनकी दौलत से लगा सकते हैं। 1937 में टाइम मैगजीन ने इन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया था। उस दौर में अमेरिका जैसी सुपर पावर की पूरी जीडीपी लगभग 90 से 100 बिलियन डॉलर थी और अकेले निजाम की नेटवर्थ 2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा थी। यानी एक अकेले आदमी की जेब में अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था का 2% हिस्सा था। आज के हिसाब से यह रकम लगभग 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बैठती है। यानी आज दुनिया के तीसरे अमीर आदमी जेफ बेजोस की संपत्ति जितना पैसा आज से लगभग 90 साल पहले निजाम के पास में था। लेकिन विरोधाभास देखिए, प्रसिद्ध लेखक डोमिनिक लैप्रिए और लैरी कॉलिंस की अपनी मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में निजाम का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि निजाम के पास एक हीरा था जिसका नाम था जैकब डायमंड, जो लगभग 185 कैरेट का कोहिनूर हीरे से भी बड़ा और भारी था। यह दुनिया का 7वां और सबसे बड़ा हीरा था, जिसकी आज की कीमत 900 से लेकर के 1000 करोड़ के आसपास है। पर निजाम इस बेशकीमती हीरे को अपने जूते के अंदर रखते थे या फिर कभी कभी टेबल पर कागज और अखबारों को दबाने के लिए पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। इतनी दौलत होने के बाद भी निजाम को कंजूसों का मुखिया कहा जाता था, क्योंकि निजाम 35 साल पुरानी मैली टोपी, फटे पीले सिले हुए मौजे, सालों पुराना कोट पहनते थे और पार्टियों में जाने पर लोगों से सिगरेट मांग कर पीते थे। ऐसी कंजूसी के बाद भी निजाम की सत्ता की भूख इतनी बड़ी थी कि इसी दौलत के दम पर वो भारत के बीचों बीच एक साउथ पाकिस्तान बनाना चाहते थे। अब आपके मन में सवाल होगा, जब 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आज़ाद हो गया तो हैदराबाद अलग कैसे रह गया? असल में अंग्रेज जाते जाते भारत को टुकड़ों में बांटने का एक कानूनी इंतजाम करके गए थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में एक क्लॉज था, लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी।
इसका मतलब था कि अंग्रेजों के हटते ही 565 रियासतें पूरी तरह आज़ाद थीं। उनके पास 3 विकल्प थे, भारत में मिलें या पाकिस्तान में मिलें या अपना स्वतंत्र देश बना लें। निज़ाम ने तीसरे विकल्प को पकड़ लिया। वह चाहते थे कि वह अपना खुद का साम्राज्य बनाए, जहां अपनी खुद की रेल, करेंसी और सेना हो। निज़ाम ने दिल्ली की तरफ देखकर कहा था, हैदराबाद ना भारत का है ना पाकिस्तान का, हम आज़ाद हैं। निज़ाम ऐसे ही अलग साम्राज्य बनाने की बात नहीं करते थे। उनके पास 2 सबसे बड़े हथियार थे। पहला रज़ाकार। ये निज़ाम के करीबी कासिम रिजवी की 2 लाख लोगों की प्राइवेट आर्मी थी। इसका काम सीमा पर लड़ना नहीं, बल्कि हैदराबाद के अंदर 85% हिंदू आबादी को कुचलना, कत्लेआम करना और ऐसा खौफ पैदा करना था कि कोई भारत में मिलने का नाम न ले सके। कासिम रिजवी ने खुलेआम धमकी दी थी, अगर भारत ने आंख उठाई तो हम दिल्ली के लाल किले पर अपना झंडा फहराएंगे। दूसरी ताकत पाकिस्तान का हवाई सपोर्ट। 1948 में पाकिस्तान ने एक ऑस्ट्रेलियाई पायलट सिडनी कॉटन को हायर किया था। सिडनी कॉटन अपने लैंकास्ट्रियन विमान में कराची से हथियार भरता था और रात के अंधेरे में रडार से बचते हुए हैदराबाद के बीदर और वारंगल में लैंड करता था। बदले में निज़ाम बक्से भरकर सोना पाकिस्तान भेज रहे थे। साजिश साफ थी, भारत के शरीर में एक ऐसा कैंसर पैदा करना जो कभी ठीक ना हो। दिल्ली में बैठे कई नेता डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि अगर सेना भेजी तो पाकिस्तान युद्ध छेड़ देगा और पूरे देश में दंगे हो जाएंगे। वो मामला संयुक्त राष्ट्र UN ले जाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल लंदन के मिडिल टेम्पल से पढ़े बैरिस्टर थे। वो कानून और कूटनीति दोनों जानते थे। उन्हें पता था कि कैंसर का इलाज बातों से नहीं, सर्जरी से होता है। उन्होंने साफ कह दिया था, कायरता शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 को मेजर जनरल जयंतनाथ चौधरी के नेतृत्व में चलाया। करीब 36,000 भारतीय सैनिक हैदराबाद की सीमा में दाखिल हुए। इसे दुनिया को दिखाने के लिए पुलिस एक्शन कहा गया, लेकिन असल में यह फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन था। निज़ाम को गुमान था कि उसके रजाकार सेना और पाकिस्तान उसे बचा लेंगे, लेकिन भारतीय सेना के सारमैन टैंक और जवान आंधी की तरह आगे बढ़े। नलदुर्ग का किला हो या बीदर का हवाई अड्डा, पहले दिन दूसरे दिन रजाकार दुम दबाकर भागने लगे। कासिम रिजवी की वो लाल किले वाली धमकी हवा हो गई। सिर्फ 109 घंटे यानी 5 दिन से भी कम समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी का गुरूर मिट्टी में मिल गया। निज़ाम मीर उस्मान अली खान भारतीय सेना के आक्रामक रूप को देखकर इतना डर गए कि रेडियो पर आकर कांपती आवाज़ में 17 सितंबर की शाम को सरेंडर का ऐलान कर दिया। इसके बाद एक तस्वीर इतिहास में दर्ज हुई, जब 20 लाख करोड़ का मालिक निज़ाम भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्वागत में हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर सर झुकाए हाथ जोड़े खड़ा था। यह जीत सिर्फ एक राज्य की नहीं थी, यह जीत थी अखंड भारत के संकल्प की। आखिरकार सरदार पटेल जी ने यह सब कैसे किया? ऐसा उन्होंने अपने देश प्रेम की भावना और त्याग से किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इन लाइफ प्रोवाइडेड दैट यू डोंट माइंड हु गेट्स द क्रेडिट। आप जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं बशर्ते आपको इस बात की परवाह ना हो कि उसका श्रेय किसे मिलेगा। 1946 में जब देश के पहले प्रधानमंत्री चुने जाने थे तो कांग्रेस की 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल जी का नाम भेजा था। 3 कमेटियां न्यूट्रल रहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं सुझाया था। जनता चाहती थी कि पार्टी चाहती थी कि पटेल जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन महात्मा गांधी जी ने एक छोटी सी पर्ची पटेल जी की तरफ बढ़ाई जिसमें उनकी इच्छा थी कि नेहरू कमान संभाले, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि नेहरू 56 वर्षीय युवाओं के बीच चर्चित, ज़्यादा पढ़े लिखे और विदेश नीति में ज़्यादा अच्छे हैं। जरा सोचिए, जिस कुर्सी के लिए आज के नेता पार्टियां तोड़ देते हैं, पलटूराम बन जाते हैं, विचारधारा बेच देते हैं, सरदार पटेल जी ने उस पर्ची को देखा और अपने गुरु गांधी जी के सम्मान और देश की एकता अखंडता के लिए अपनी दावेदारी तुरंत वापस ले ली। पटेल जी ने 4 बार अध्यक्ष पद 1929, 1936, 1939 और एक बार 1946 में अध्यक्ष पद और PM पद को ठोकर मारी, सिर्फ इसीलिए ताकि देश और कांग्रेस पार्टी में फूट ना पड़े। आचार्य चाणक्य जी ने भी कहा है कि त्याग के बिना नेतृत्व संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों जरा ठहरिए, मैं आपको यह बातें इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं यह बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जब मैं देश की संसद को देखता हूँ तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। एक तरफ सरदार पटेल जी थे जिन्होंने 565 रियासतों को जोड़कर एक नया भारत बनाया, और आज हमारे नेता क्या कर रहे हैं? देश के सामने मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर पर चीन की चालबाजी, चरमराती विदेश नीति, प्रदूषित हवा।